अगर ग्लोबली बात हो ही रही है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात मैं करना चाहूँगी। अगर एआई के बारे में बात करनी है तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? एआई एक मित्र, चुनौती या मार्गदर्शक क्या है? मुझे ऐसा लगता है कि एआई ये एक मित्र भी है, मार्गदर्शक भी है और चुनौती भी है। तीनों भी चीज़ें हैं। कोई भी चीज़ अगर एक्सेस हो गई तो उसके डिसएडवांटेजेस हमेशा होते हैं। सो इंडिया राइजिंग की तरफ से मैं नेहा आपका स्वागत करती हूँ और हमारी आज की जो गेस्ट है उनका भी मैं स्वागत करना चाहूँगी, मिसेस विजया लक्ष्मी वैरागकर मनेरिकर मैम। वेलकम। थैंक यू सो मच नेहा। सो मैम, आज हम वार्तालाप करने वाले हैं। सो क्या हम शुरू करें? जी ज़रूर। आपकी स्कूल है मैम ग्लोबल विजन स्कूल। सो उसके बारे में पहले पूछना चाहूँगी कि आपने ये स्कूल शुरू करने का कैसे और कब सोचा? नेहा, मैं आपको बताना चाहूँगी, गालिब कहते हैं हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। वाह। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। वाह मैम। तो हमारा मन जो होता है ना, उसमें बहुत सारी ख्वाहिशें होती हैं। उन ख्वाहिशों की तरफ हमारा अगर ध्यान गया तो हम पंछी की तरह उड़ने लगते हैं। मतलब मुझे तो लगता है कि हर व्यक्ति का मन पंछी की तरह होता है। पंछी बनूं उड़ते फिरूं मस्त गगन में, ऐसा बोलते हैं ना, लता तो दीदी का आपने एक गाना उड़ान है। भर दी। हाँ यस। तो वैसे मतलब इतनी सारी कामनाएं थी, इतनी सारी इच्छाएं थी, लेकिन हर वक्त हमें हर चीज़ करने के लिए मौका मिलेगा ऐसा भी नहीं होता है। बट कभी ना कभी हमने ज़रूर कुछ सोचा हुआ होता है, तभी हम जब वो सोचते हैं तो वो अपना एक सबकॉन्शियस माइंड में वो थॉट चला जाता है और बाद में हम उसको भूल जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। ऐसा मेरा काम चल रहा था बहुत सालों से, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बात थी कि हमें स्कूल बनाना है। क्योंकि मैं कॉलेज में प्रोफेसर थी बहुत साल, और कॉलेज में प्रोफेसर होने की वजह से मैंने बच्चों की मतलब जो ग्रोथ देखी थी, बच्चों में जो विकास है वो देखा था, और उसके साथ साथ एजुकेशन में जो डिग्रेडेशन हो रहा है वो भी देखा था। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा एक दुख आता था कि दिन ब दिन एजुकेशन का स्टैंडर्ड जो बढ़ना चाहिए वो नीचे कैसे आ रहा है, डिग्रेड क्यों हो रहा है। क्योंकि प्राध्यापक होने के बाद होता क्या है कि आपको पढ़े पढ़ाए बच्चे मिल जाते हैं, आप उनको शुरू से नहीं पढ़ाते हो। तो जहाँ हमारे ज़िंदगी की जो एजुकेशन की शुरुआत है, हमारे जो परंपरा है इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से, इट स्टार्ट्स बिफोर आवर बर्थ, जिसको गर्भ संस्कार बोलते हैं। और वहाँ से वो स्टार्ट होती है, और बहुत सारे हम ही हैं, मतलब हमारे यहाँ के ही लोग, हम सब हैं जिस फैक्ट को हम इग्नोर कर देते हैं। और हम बच्चे जैसे बड़े होते हैं तब हम उनके एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, जबकि एजुकेशन पहले से स्टार्ट होता है। एवरी मोमेंट वी लर्न। ये सब मेरे दिमाग में चलता रहता था कि मैं बड़े बच्चों को क्यों सिखा रही हूँ, मुझे छोटे बच्चों को सिखाना है। क्योंकि सब जो व्यक्तित्व जो घटता है किसी भी व्यक्ति का, वो बचपन से घटता है। वो थॉट्स कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा पनप के आए, इतने ज़्यादा उसको एक सपोर्ट मिलता गया, मेरे जो लाइफ में चेंजेस होते गए उसकी वजह से। और फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके ये डिसाइड किया कि हम एक स्कूल स्टार्ट करेंगे। मतलब आपका कहना है कि प्री प्राइमरी से ही वो बीज वो बच्चों के दिमाग में या फिर हाँ, मन में बो देना चाहिए। जी। और फिर प्री प्राइमरी के पहले पहले ओके, जैसे ही गर्भ मतलब संस्कार से ही। हाँ, जिसको हाँ। बोलते हैं कि ज़ीरो उम्र से लर्निंग स्टार्ट होती है। ज़ीरो उम्र मतलब हमारी उम्र गिनना कब स्टार्ट करते हैं हम, जब इस दुनिया में एग्जिस्टेंस अपना फिजिकली आता है। लेकिन उसके पहले ही एग्जिस्टेंस ऑलरेडी माँ के कोख में हुआ होता है, जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। तब से एजुकेशन स्टार्ट होता है। इट मे बी नोन एज अनऑफिशियल एजुकेशन, जिसको अनौपचारिक शिक्षण बोलते हैं।
तो वो वहाँ से स्टार्ट होता है और फिर उसकी बहुत बड़ी स्टोरी है या फिर उसका बहुत बड़ा तत्व है अपनी इंडियन एजुकेशन फिलोसॉफी में। लेकिन आपने क्वेश्चन मुझे मेरी ग्लोबल विजन स्कूल के बारे में पूछा, तो मैं मेरी उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस थी वो बताने की कोशिश की है कि ये सब मेरे दिमाग में चलता था, तभी कहीं ना कहीं वो स्कूल खड़ा हो पाया। क्योंकि मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बोला कि हम जो सोचते हैं उन सोच को, उन जो जो विचारों को हमेशा एग्जिस्टेंस रहता है, वो कभी भी डिज़ोल्व नहीं होते हैं। मतलब स्वामी विवेकानंद जी का ये तत्व है, उन्होंने इस पे पावर ऑफ माइंड एंड पावर ऑफ थॉट्स पे बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे ग्रंथ्स लिखे हैं, यस। जो कि मतलब इंडियन लोगों ने एटलीस्ट पढ़ना चाहिए, पूरी दुनिया में उसको पढ़ा जाता है। उसमें उन्होंने यही कहा है कि अपनी सोच जो है उसको हमें परखना चाहिए कि हम क्या सोचते हैं, हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि कभी ना कभी वही सोच एक्चुअल एग्जिस्टेंस फॉर्म में अपने सामने अगर खड़े हम हो जाते पॉजिटिव हैं। सोचते हैं तो पॉजिटिव ही होता है। या मतलब इट इज़ नॉट ओनली पॉजिटिव एंड निगेटिव अबाउट, बट इट इज़ अबाउट एवरीथिंग कि आपको क्या चाहिए। जैसे कि स्कूल एक बिल्डिंग के स्वरूप में खड़ा हो पाना, इट इज़ नॉट वेरी इजी टास्क। मतलब स्टार्टिंग अ स्कूल, ये इसमें बहुत सारे मैटर्स होते हैं, फाइनेंशियल मैटर होता है, परमिशन लेने का मैटर होता है, इस सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट चाहिए इसको। इट इज़ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन नो। तो बट पहले हमें सोचना पड़ता है, फिर प्लानिंग करनी पड़ती है और फिर वो कहीं पे उसको एक्चुअल एग्जिस्टेंस में लाना पड़ता है। यस मैम। और ये सब चालू कौन से ईयर में हुआ? हमारा स्कूल हमने 2011 में इस्टेब्लिश अच्छा। किया, मतलब इसकी फाउंडेशन हमने 2011 में की, जहाँ हमने पहले नर्सरी, जूनियर केजी, सीनियर केजी के क्लासेस स्टार्ट किए, प्री स्कूल स्टार्ट किया, ओके। और फिर धीरे धीरे अब हमारे स्कूल अप टू 10th स्टैंडर्ड है। ओके। नाइस मैम। और अंबर जैसे इंडस्ट्रियल एरिया में ही स्कूल शुरू करने का क्यों सोचा? हाँ, वेरी नाइस क्वेश्चन। अंबड़, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल एरिया, अभी मुझे लगने लगा है। ओह। क्योंकि जब हमने वहाँ पे स्कूल स्टार्ट किया था तब वो कम्प्लीटली इट वाज जस्ट इंडस्ट्रियल एरिया। वहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स नहीं थे, वहाँ पे सिर्फ कंपनीज थे, स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल, हर तरह की कंपनीज वहाँ पे थी। तो मुझे ऐसा लगता है, आई एम वेरी मच like I believe in philosophies, I believe in spiritualism, I believe in universal calling. और मैं जब सर्च कर रही थी मैम के स्कूल के बारे में, मैम के बारे में, तो मुझे एक चीज़ पता चली कि मैम के स्कूल में एक वाव फैक्टर है। सो मैं मैम को ही पूछूंगी कि मैम वो वाव फैक्टर क्या है? Yes. आपको यस, मैं सुनना Very- चाहूँगी मैम, और हमारे प्रेक्षक भी वो सुनना चाहेंगे। बहुत अच्छा सवाल है। I feel like every child is unique, the same way every school is unique. Every school has its own identity, its own specifications, its own speciality. वैसे हमारा जो स्कूल है उसके नाम में ही उसका विजन आ जाता है, ग्लोबल विजन। वी ऑल टॉक अबाउट ग्लोबल थिंग्स नाउअडेज कि एवरीथिंग, यूनिवर्स हैज़ बिकम वन, एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। हम सब एक दूसरे के साथ ऐसे कनेक्ट हो चुके हैं कि हम ज़्यादा दूर लगता ही नहीं है कुछ भी। एक मोमेंट में हम अमेरिका के बारे में सोच सकते हैं, या फिर हमारे बेटी वहाँ पे होंगी तो उनसे बात कर सकते हो। इट इज़ लाइक दैट। तो ग्लोबल विजन, ये स्कूल का नाम हमने दिया और वही हमारा एक वाव फैक्टर भी बन गया, क्योंकि जब से Wow. हमने स्कूल स्टार्ट किया, यस वी शुड से वाव। वाओ। जब से हमने स्कूल स्टार्ट किया तब से एक दिमाग में था कि the thing which we start at local, it should reach global. ओके। मतलब सोच यही की हो, लोकल हो, लेकिन उसको ग्लोबल पे लेके जाने के एक अपने अंदर एक पावर होनी चाहिए, और वैसे बच्चे हमारे होने चाहिए। ये सोच के हमने हमारा बहुत सारा करिकुलम जो है अपने आप में ही उसको इतना बदलाव उसमें लाया, बहुत सारी चेंजेस उसमें किए हैं। तो my students, I mean the students of our school, they think vertically. वर्टिकली सोचना मतलब क्या है कि जिसमें, जिस सोच में ही चैलेंज होता है कि जस्ट नॉट प्लेन थिंकिंग, इट इज़ ऑलवेज लॉजिकल थिंकिंग, द थॉट्स आर ऑलवेज प्रॉब्लम सॉल्विंग। उनको प्रॉब्लम्स दो, वो
अपने इंडिपेंडेंट सोच पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ओह। इस तरह की थिंकिंग उनकी करनी है। मतलब ये सोच से हमने वो करिकुलम को इम्प्रूव किया, हमारा अपना करिकुलम डिज़ाइन किया। और जो स्टेट बोर्ड का या सीबीएसई बोर्ड का करिकुलम है, उसके साथ साथ हमने हमारे बहुत सारे सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए, जिसकी वजह से बच्चों का कॉन्फिडेंस जो है, वो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। और मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से बच्चे इंडिपेंडेंट सोचने लगे। इट इज़ अ स्टूडेंट सेंटर्ड स्कूल। स्टूडेंट सेंटर्ड स्कूल होना एक बहुत आज के ज़माने की नीड है, क्योंकि आज के बच्चे जो है वो इतने स्मार्ट बच्चे हैं, हमसे कई गुना ज़्यादा वो इंटेलिजेंट है। तो जितना इंटेलिजेंट ब्रेन ओरिजिनली होता है बच्चों का, उसको उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट चीज़ हमें देनी पड़ती है। ओह ग्रेट। अगर ग्लोबली बात हो ही रही है तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात मैं करना चाहूँगी। अगर एआई के बारे में बात करनी है तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है? एआई एक मित्र, चुनौती या मार्गदर्शक क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मुझे ऐसा लगता है कि एआई ये एक मित्र भी है, मार्गदर्शक भी है और चुनौती भी है। तीनों भी चीज़ें हैं। कोई भी चीज़ अगर एक्सेस हो गई तो उसके डिसएडवांटेजेस हमेशा होते हैं। हमें एक बैलेंस माइंड क्रिएट करना होता है, हमारे बच्चों का, हमारे विद्यार्थियों का, जो ये सीखता है ज़िंदगी में कि कुछ भी चीज़ आपके सामने आ जाए। जैसे कि अभी एआई, सब एआई के नाम से लोग डरते भी हैं और लोग एज ए चैलेंज भी उसको एक्सेप्ट करते हैं। चैलेंजेस तो हमेशा ज़िंदगी में एक्सेप्ट करने ही चाहिए, लेकिन उसको बैलेंस करके कैसे, क्योंकि अगर हमने पूरी तरह से एआई को ही एक हमारा पूरा ध्येय बना लिया, या फिर एआई ही अब सब कुछ है, एआई ही हमारा ईश्वर है, ऐसे भी सोचने वाले अभी बच्चे हैं, या फिर ऐसे भी सोचने वाली जनरेशन आगे आ रही है। अगर ऐसा हमने सोचा तो उसका एक डिसएडवांटेज ऐसा है कि हमारी ओन जो क्रिएटिव थिंकिंग है, जो भगवान ने हमें दी है एज ए ह्यूमन बींग, वो हम खो सकते हैं कम्प्लीटली। वी विल बी कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन एआई। अगर ऐसे हो गया कि 100% हम एआई पे डिपेंड है, तो बच्चे फिर अपना खुद जो एक कॉन्फिडेंस होता है, खुद क्रिएटिविटी। सोचने का जो एक एबिलिटी होती है, क्रिएटिविटी होती है, वो अगर बच्चे खो देंगे तो दैट इज़ द बिगेस्ट चैलेंज फॉर अस इन द फॉर्म ऑफ एआई। मतलब आपका कहना है कि एआई अच्छा भी है और कुछ परसेंटेज में बुरा भी। ऑफ कोर्स वी हैव टू लर्न कि इसको यूटिलाइज कैसे करना है, कितना एआई से हमने, मतलब अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो 100% आप एआई यूज़ कर सकते हो। डिपेंड नहीं रहना है। हाँ, लेकिन अगर आपको क्या बोलते हैं उसको, आपको खुद को कुछ क्रिएट करना है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप साइंस का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। अगर ये जर्मिनेशन का एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है जो कि छोटे बच्चों को सिखाया जाता है कि एक बीज बोया तो बीज को उसका प्लांट बनने में कितने दिन लगता है, उसको वो ऑब्जर्व करते रहते हैं। एआई के थ्रू हम उसका वीडियो दिखा सकते हैं और बच्चों को वो दिखा सकते हैं कि देखो इसका मतलब डे एंड नाइट का ऑब्जर्वेशन एआई के थ्रू बच्चे उसमें देख सकते हैं। बट जब तक बच्चे खुद उस बीज को किसी कुंडी में नहीं बोएंगे और खुद ऑब्जर्वेशन नहीं करेंगे, उनको उसका जो कंप्लीट प्रोसीजर है, उसका जो मैजिक है, जो मतलब सूरज की किरणें वहाँ पे क्या काम करती है, ऑक्सीजन वहाँ पे क्या काम करता है, मिट्टी वहाँ पे क्या काम करती है, ये बच्चे खुद जब तक नहीं देखेंगे, खुद के हाथ से नहीं करेंगे, दे विल नॉट रियलाइज द रियल साइंस बिहाइंड दैट। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एआई एंड यूजिंग आवर ओन ब्रेन। कि जेन जी और जेन अल्फा के बदलते वक्त के लिए और कॉन्फिडेंस के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? जेन जी मतलब ये जो नाम अभी दिए हैं अल्फा एंड जेन जी, जेन जी। ये जनरेशन को, एक्चुअली दिस जनरेशन इज़ वेरी स्मार्ट,
we stay with them every day, we see them how they are smarter than all of us, और कितना फास्ट वो ग्रास्प करते हैं. जैसे कि कंप्यूटर का दिमाग होता है वैसे इन बच्चों का दिमाग है. लेकिन कहीं ना कहीं इन बच्चों को अगर हम प्यार नहीं देंगे, प्यार से उनको हैंडल नहीं करेंगे, तो उस दिमाग का इस्तेमाल वो डिस्टरबेंस के लिए या किसी अलग चीज़ के लिए बहुत फास्ट वो यूज कर सकते हैं. और दूसरी बात, वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है मैं बताती हूँ आपको इस जनरेशन के साथ. ये जनरेशन जो है ना, वो अलूफ होती जा रही है. मतलब जिसको हम बोलते कि आर्टिफिशियल ज़िंदगी उनको सही ज़िंदगी लग रही है. उनको लग ही नहीं रहा है कि हमारे सही दोस्त हो सकते हैं. डे एंड नाइट दे आर प्लेइंग वीडियो गेम्स, डे एंड नाइट दे आर वॉचिंग वीडियोज़ एंड दे आर इनटू दैट ओनली. इंस्टाग्राम हो, किसी भी कोई भी सोशल मीडिया हो, कोई भी गेम्स हो, तो उनको लगता ही नहीं है कि मेरे रियल फ्रेंड्स के साथ मुझे वक्त बिताना चाहिए. इवन इन वन रूम दे आर 10 people sitting together. They cannot communicate with each other. They cannot play with each other. They cannot handle the situation कि इसके साथ मैं क्या बात They करूं, don't कैसे play बात करूं. physical games also. No, they don't play physical games. तो उनको ये सब सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि computers are there, AI is there, you have to learn all those things, but with that you have to learn real life based skills which are very very essential, because after all we are all humans. and human communication करना अगर हम भूल जाएंगे और हम अगर रोबोट की तरह ज़िंदगी जीने लगेंगे, तो उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन आएगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा, एंड दे कैनॉट डील विद द रियल लाइफ सिचुएशंस. ये धोखे हैं उसमें. मैंने मैम के बारे में और एक बात सुनी है, वो ये कि शी इज़ द फर्स्ट लेडी वो रिप्रेजेंट महाराष्ट्र इन वर्ल्ड एजुकेशन समिट. सो मैम उस अनुभव के बारे में हम आपसे सुनना चाहेंगे. जी ज़रूर. because I also, whenever I remember that experience, I feel proud of myself. I feel very much confident that I could do it. Such opportunities are very rare for female educationists, and I was one of the luckiest person to get that opportunity. मैंने 4 बार वर्ल्ड एजुकेशन समिट में महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया है, और आई वॉज द फर्स्ट लेडी to attend as a speaker that World Education Summit, जहाँ पे पूरी दुनिया भर से अलग अलग कंट्रीज से एजुकेशनिस्ट आए थे. और नासिक से तो मैं पहली लेडी थी ही, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मुझे समझ में आया कि फ्रॉम महाराष्ट्र आई एम द ओनली लेडी टू रिप्रेजेंट एजुकेशन फील्ड. तो मुझे एक उसमें खुशी ऐसी हुई कि जो टॉपिक्स मैंने वहाँ पे एक्सप्लोर किए, उसमें अलग अलग टॉपिक्स थे. जैसे कि अभी हमने बात की डिजिटल एजुकेशन फॉर स्कूल लेवल चिल्ड्रन, दैट वाज वन of the topics. Then community based education, the need of community based education, that was second time when I visited World Education Summit. And one more topic was given to me, how arts is a very very important in school level education, how art can be the equivalent subject to maths and science. So this was also very unique and different subject, and it was a very challenging for me to prove it कि how these are the topics should be introduced in Indian education system, क्योंकि ये हमारे बुनियादी सब्जेक्ट है, ऐसा मुझे लगता है. हमारी जो गुरुकुल सिस्टम है, इंडिया ने अगर दुनिया में बहुत कुछ अच्छा दिया है, उसमें एजुकेशन में सबसे बढ़िया सिस्टम इंडियन एजुकेशन सिस्टम में दिया है, जो कि गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम है. गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम में गुरु के घर जाके एजुकेशन लेना पड़ता है, और फिर एजुकेशन लेके आने के बाद वो एजुकेशन जो लिया है, मतलब वो जो शिक्षा हमने वहाँ से गुरु से प्राप्त की है, उसको हमें समाज में देना है. हम उसे से हमारा समाज बनता है. तो वो कम्युनिटी बेस्ड एजुकेशन, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हर कोई एजुकेशन के बारे में एक फॉर्मूला बोलता है कि मदर मतलब पेरेंट्स, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स,
ये एक ट्रायंगल है, इसको गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं कि पेरेंट्स, चिल्ड्रन मीन्स स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। बट मैंने उसमें और एक एंगल डाल के उसको रेक्टेंगल किया है। विदाउट कम्युनिटी द एजुकेशन इज़ यूजलेस, दिस इज़ व्हाट आई फील। क्योंकि मैंने एज अ प्रोफेसर एक बात खुद जान ली थी, मतलब हर कोई अपना अपना एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग करता है ना। वैसे मैं हमेशा ही सोचती थी कि बच्चे जब कॉलेज लेवल पे आते हैं तो होता क्या है कि उन्होंने जो नॉलेज गेन किया है स्कूल में, वो नॉलेज उनको शेयर नहीं करने आता है, दे कैन नॉट कम्युनिकेट। दूसरी बात, कॉलेज में भी एजुकेशन लेने के बाद वो जब इंटरव्यू फेस करते हैं तो उनको इंटरव्यू में अपना कोई भी पॉइंट अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं करना आता है। उसके बाद जब उनको जॉब मिल जाता है तो जॉब मिलने के बाद उनको उनके जो कलीग्स होते हैं उनके साथ जो भी शेयरिंग होती है वो नहीं कर पाते हैं, उनके खुद के प्रोजेक्ट्स प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स वो फेस करते रहते हैं पूरी ज़िंदगी। इसमें कितने 25-30 साल चले जाते हैं, उम्र के 25-30 साल मतलब बहुत बड़ा एक स्पैन होता है। और ये सब कहाँ पे सिखाया जाना चाहिए? बचपन में सिखाया जाना चाहिए कि हम जो भी एजुकेशन ले रहे हैं उसमें हमारा समाज जो है वहीं पे हमें ये नॉलेज हमारा देना है, कंट्रीब्यूट करना है, और उन्हीं से हमें जॉब मिलता है, उन्हीं से हमें हमारा सब कुछ शेयर करना पड़ता है। अगर हम उनको बच्चों को सिर्फ एक एक, जैसे कि अभी बहुत फैमिलीज जो है वो न्यूक्लियर फैमिलीज बन गई है कि माँ, पिता और बेटा या बेटी, 3 लोग हर फैमिली में हैं। तो वो जो बच्चे आजकल उनका जो नर्चरिंग होता है वो इतना आइसोलेटेड होता है कि उनको माँ पिता छोड़ के मुझे किसी के साथ कुछ शेयर करना है या किसी के साथ कुछ बात करनी है, यही उनके दिमाग में नहीं रहता है। मीन्स रेक्टेंगल के जो 4 पार्ट है वो आप हाँ, बोल रहे हो कि एक स्टूडेंट, एक पेरेंट, एक टीचर और फोर्थ है वो कम्युनिटी। करेक्ट, यस। तो कम्युनिटी सब लोग भूल जाते हैं। इसकी वजह से जब बच्चों का रियल एजुकेशन का टेस्ट स्टार्ट होता है इंटरव्यू से लेके, वहाँ पे बच्चे फेल होते हैं। जॉब नहीं मिलती, जॉब मिली तो बॉस के साथ बात करनी नहीं आती है, कलीग्स के साथ बात करनी नहीं आती है, कम्युनिकेशन उनको नहीं करना आता है, और उनको लगता ही नहीं कि मैं इस कम्युनिटी का कुछ लेन देन है अपने से। तो इसीलिए मुझे लगता है कि Nice. ये 4 जो एंगल्स है, 4 कॉर्नर्स है एजुकेशन के, आर वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को सिखाया जाना चाहिए कि कम्युनिटी के सिवा हम कुछ नहीं हैं। हम एजुकेशन ले रहे हैं, उसका कंट्रीब्यूशन हमें वापस कम्युनिटी को ही देना है। तो और वो तुरंत, या बच्चे जब कॉलेज लेवल पे होते हैं तब नहीं, मतलब तब बहुत लेट हो जाता है। ये बचपन से उनको बताना चाहिए। India Rising, by the people, for the people. Thank you so much.